बीरबल ने सुलझा दी तेनालीराम की समस्या। क्या हो जब एक दरबार के चतुर मंत्री की चालाकी किसी दूसरे दरबार में मुसीबत बन जाए? क्या बीरबल अपने ही जैसे बुद्धिमान तेनालीराम की उलझन सुलझा पाएंगे? कहानी शुरू होती है विजयनगर के दरबार से, जहां तेनालीराम अपनी चुटीली बातों और हाजिर जवाबी से राजा कृष्णदेव राय को हर रोज हंसा देते थे। पर उस दिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि चिंता की गहरी लकीरें थी। राजा ने पूछा, तेनाली, आज इतना गंभीर क्यों? क्या शेर का दूध खट्टा हो गया? तेनाली ने धीरे से कहा, महाराज, एक बहुत बड़ी उलझन आ गई है जो मेरी समझ से बाहर होती जा रही है, और इसका हल शायद इस दरबार में नहीं बल्कि दिल्ली में मिलेगा। राजा चौंक गए। दिल्ली? वहां कौन है जो तुम्हें रास्ता दिखा सकता है? तेनाली ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल। 3 दिन बाद आगरा का राज दरबार। बीरबल एक राजपूत सेनापति से बहस में व्यस्त थे कि तभी एक विशेष दूत ने आकर कान में कुछ कहा। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई और बिना देर किए वो सीधे बादशाह अकबर के पास पहुंचे। जहां पनाह, मुझे विजयनगर जाना होगा। अकबर ने भौहें उठाई। क्या किसी ने हमारे बीरबल को हराने की हिम्मत की है? बीरबल मुस्कराए, नहीं, लेकिन तेनालीराम को कोई हराने की कोशिश कर रहा है। विजयनगर पहुंचे बीरबल। स्वागत हुआ, पर तेनालीराम ने उन्हें एकांत में ले जाकर कहा, मुझे शक है कि दरबार के 4 सबसे भरोसेमंद मंत्री मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लेकिन सबूत नहीं, और बात इतनी गहरी है कि जो भी इसे छेड़े खुद उसमें फंस जाए। बीरबल ने चुटकी ली तो मुझे बुला लिया, ताकि अगर फंसू भी तो दिल्ली से आए मेहमान को दोषी ठहराया जा सके। तेनाली हंसे, नहीं, तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम मेरे जैसे हो, लेकिन थोड़े अलग। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, और ये 4 मंत्री क्या करते हैं? तेनाली बोले, ये चारों हर अमावस्या की रात गुप्त रूप से कही जाते हैं, और उसके बाद राज्य में कुछ न कुछ उल्टा जरूर होता है। कभी खजाना गायब, कभी सच्चे गवाह की जुबान बंद, कभी कोई गुप्त राज लीक। बीरबल ने आंखें सिकोड़ ली, तो अगली अमावस्या कब है? तेनाली बोले, कल रात, अमावस्या की रात। बीरबल एक बूढ़े संत का वेश धरकर शहर के बाहर के पुराने मंदिर में पहले ही पहुंच गए, जहां चारों मंत्री गुपचुप तरीके से पहुंचे। मंदिर के पीछे के तहखाने में वो कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक बीरबल को किसी ने पीछे से दबोच लिया। तेनालीराम अपनी छत से इस पूरे दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने बीरबल के चीखने की आवाज सुनी, लेकिन नीचे झांकने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह मंदिर के पास से एक चिट्ठी मिली। जो ढूंढता है वही खो जाता है, जो बोलता है उसकी जुबान जलती है। बीरबल अब हमारे साथ है, उसे भूल जाओ। अब विजयनगर में अफरातफरी है। बीरबल लापता है। तेनालीराम चुप है, लेकिन उनके चेहरे पर कोई अजीब सी मुस्कान भी है। क्या बीरबल सच में गायब हो गए हैं, या कोई और चाल चल दी है? और अब सवाल उठता है, अगर बीरबल नहीं है तो अगला कदम कौन उठाएगा? क्या अकबर खुद आएंगे विजयनगर, या बीरबल अपनी ही गिरफ्तारी से पर्दा उठाएंगे? जब अकबर पहुंचे विजयनगर और खुला एक राज। भाग 2, बीरबल या कोई और। बीरबल लापता है। तेनालीराम चुप है। 4 मंत्री खुलेआम मुस्कुरा रहे हैं, और अब दिल्ली के तख्त का बादशाह खुद विजयनगर की धरती पर आ चुका है। पर आखिर ऐसा क्या राज है जो सिर्फ अमावस्या की रात ही उजागर होता है? 4 दिन बीत चुके थे। तेनालीराम चुपचाप अपने आंगन में बैठे मूंगफली के छिलके उड़ा रहे थे। चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जो बीरबल के गायब होने वाली रात से थी। तभी महल के द्वारों पर नगाड़े बजने लगे। अकबर बादशाह विजयनगर में पधारे हैं। राजा कृष्णदेव राय भी स्तब्ध रह गए, और पूरा दरबार स्तब्ध तब हुआ जब अकबर ने बिना किसी सलामी के सीधे तेनालीराम की ओर देखा और कहा, अब सच बताएंगे या मैं दिल्ली का दरबार यही जमा दूं? तेनालीराम मुस्कुराए, जहांपनाह, आप जब तक दिल्ली से चले मैं तब तक चाल चल चुका था।
बीरबल को जिसने दबोचा था वो कोई और नहीं, तेनालीराम के भेजे हुए लोग थे। तेनालीराम को डर था कि कहीं बीरबल खुद ही जाल में फंस जाए या औरों की तरह हमेशा के लिए चुप कर दिए जाएं। इसलिए उन्होंने बीरबल को पकड़वा कर एक गुप्त कक्ष में छिपा दिया और खुद बन गए बीरबल। हां, तेनालीराम ने उसी रात से बीरबल का रूप धारण कर लिया। उन्हीं की आवाज, उन्हीं की चाल, वही तर्क और वही व्यंग्य। राजा कृष्णदेव राय और बाकी दरबार तक को शक नहीं हुआ। तेनालीराम बीरबल बनकर चारों मंत्रियों के पीछे लग गए और जब उन्हें पक्का यकीन हो गया कि ये मंत्री रात्रि में एक तांत्रिक के पास जाकर गुप्त यज्ञ करते हैं जिससे वे दरबार पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं, तब जाकर उन्होंने असली बीरबल को बाहर बुलाया। अब वर्तमान में अकबर ने तेज निगाहों से तेनाली को देखा और तुम्हें लगा बीरबल को तुमसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, बीरबल तो मेरे जैसे हैं, लेकिन मैं आपके गुस्से से बेहतर नहीं निपट सकता था। बीरबल पीछे से मुस्कुराते हुए आए। तेनालीराम की योजना ने मेरी जान भी बचा ली और राज भी खुलवा दिया। मानना पड़ेगा, ये भी कुछ कम नहीं। तेनाली ने झुककर कहा, पर अब असली खेल तो शुरू हुआ है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? तेनाली ने धीमे स्वर में कहा, चारों मंत्री गिरफ्तार हैं, लेकिन वो सिर्फ मोहरे थे। असली खिलाड़ी अब भी छुपा है और उसका अगला निशाना है आपका तख्त, जहांपनाह। तो अब सवाल यह है, क्या अकबर का दरबार भी किसी साजिश के घेरे में है? क्या तेनाली और बीरबल मिलकर अगला वार रोक पाएंगे, या अब की बार साजिश इतनी गहरी होगी कि अकबर भी दिल्ली दरबार में आया एक नकली बीरबल, भाग 3, जो दिखता है वो होता नहीं? क्या हो जब बीरबल खुद दरबार में हो, लेकिन फिर भी कोई और बीरबल उनसे पहले पहुंच जाए? क्या तेनालीराम और बीरबल मिलकर उस चेहरों के खेल को पकड़ पाएंगे जो अब दिल्ली की सत्ता को डगमगाने चला है? दिल्ली का लाल किला 2 सप्ताह बाद। अकबर का दरबार सजा हुआ था। रंगीन चंदोवे, मोरपंखी पंखे, सुवर्ण सिंहासन, सब वैसा ही था जैसा हर दरबारी को याद था। लेकिन कुछ अलग था। दरबार में बीरबल पहले से ही मौजूद थे। अकबर सिंहासन पर बैठते ही बोले, बीरबल, विजयनगर की सारी बातों की जांच शुरू करवा दो। और हां, वहां के 4 मंत्री अब दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाए जाएंगे। जो हुक्म जहांपनाह। बीरबल ने सिर झुकाया। लेकिन तभी दरबार में प्रवेश हुआ असली बीरबल का, जो विजयनगर से लौटे थे तेनालीराम के साथ। सारा दरबार अवाक। 2 बीरबल, एक सिंहासन के पास, दूसरा दरवाजे पर। तेनालीराम मुस्कराए। अब खेल शुरू हुआ है। अकबर ने गुस्से से खड़ा होकर पूछा, अगर ये असली बीरबल है तो वो कौन है जो सुबह से मेरे साथ बैठा है? सिंहासन के पास खड़ा बीरबल हंसा, एक ऐसी हंसी जो बीरबल जैसी बिल्कुल नहीं थी। वाह, विजयनगर वाले भी चालाक निकले, पर तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। कहते ही वो बीरबल अचानक धुएं में गायब हो गया। दरबार में अफरातफरी मच गई। कुछ ही क्षणों में 2 सिपाही भी बेहोश पाए गए। रहस्य खुला। तेनालीराम ने दरबार की सुरक्षा में तैनात एक बूढ़े फकीर को खोज निकाला, जो पिछले कुछ हफ्तों से महल के अंदर ही था। लेकिन वो कोई फकीर नहीं, बल्कि दक्षिण से आया एक जादूगर था, जो चुपचाप दरबारियों की नकल कर उनके व्यवहार की नकल सीख रहा था। बीरबल ने कहा, वो सिर्फ मेरी नकल नहीं कर रहा था, वो अकबर के अंदाज, राजकाज और दरबार की आदतों को भी पढ़ रहा था। तेनालीराम ने गंभीर होकर कहा, जिसका नाम आज भी मालूम नहीं। वो आदमी किसी गहरे और बड़े संगठन से जुड़ा है और उसका अगला निशाना सिर्फ सिंहासन नहीं, अकबर की सोच है। बीरबल ने धीरे से फुसफुसाया, और ये नकली बीरबल अकेला नहीं था। उसने जाते जाते मेरे कान में एक बात कही है, दिल्ली के दरबार में पहले से कई नकाब हैं। असली कौन है ये अब तुम भी नहीं पहचान पाओगे। अब सवाल उठता है, क्या दरबार में और भी लोग हैं जो नकली हैं?
क्या तख्त के सबसे करीब बैठा व्यक्ति ही सबसे बड़ा धोखेबाज है? और कौन है वो रहस्यमय संगठन जो दिल्ली के भीतर एक नई सत्ता बसाना चाहता है? दरबार के भीतर गद्दारी की परछाई। भाग 4, अंतिम अध्याय। क्या अकबर का दरबार वाकई सुरक्षित है, या नकाबों के पीछे छुपे लोग पहले ही गद्दारी का बीज बो चुके हैं? अब बीरबल और तेनालीराम के सामने है सबसे बड़ा सवाल, किस पर भरोसा करें? दिल्ली का राज दरबार अब तलवारों से ज्यादा शक की निगाहों से भरा था। हर दरबारी दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहा था। कोई नहीं जानता था कि कौन असली है और कौन परछाई। तेनालीराम ने बीरबल से कहा, अब हमला बाहर से नहीं, भीतर से होगा, और हम केवल एक गलती से सब कुछ खो देंगे। बीरबल बोले, तो फिर एक ऐसी चाल चलनी होगी जिसमें गद्दार अपनी जगह खुद खोल दे। रात का समय, अकबर का गुप्त दरबार। सिर्फ 6 विश्वसनीय दरबारी बुलाए गए। बीरबल ने एक घोषणा की, कल सुबह अकबर बादशाह राज्य के सभी महत्वपूर्ण निर्णय मुझे सौंपने जा रहे हैं, और ये बात अब सिर्फ इन दीवारों में कैद है। तेनालीराम ने आंख मारी। अगर दीवारें भी जुबान खोलें तो समझो कोई दीवार ही गद्दार है। अगली सुबह विज्ञान महल की दीवार पर एक चिट्ठी टंगी थी, बीरबल बनने का सपना देखना छोड़ दो, अगला निशाना तुम हो। अब पक्की बात थी, गद्दार 6 दरबारियों में से ही एक था। अकबर ने आदेश दिया, सभी 6 को एकांत में रखा जाए। बीरबल ने हर एक को अलग अलग एक ही प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें बीरबल की जगह दरबार संभालने का मौका मिले तो क्या करोगे? 5 ने कहा, यह केवल बीरबल का हक है। पर एक, उसने कहा, मैं वही करूंगा जो बीरबल करता है, और शायद उससे बेहतर। तेनाली ने दरबार में सबके सामने ऐलान किया, गद्दार मिल गया है। वो दरबारी मंत्री फहीम, जो वर्षों से शांत, समझदार और ईमानदार समझे जाते थे, दरअसल दक्षिण से आए गुप्त संगठन छाया संघ का प्रमुख एजेंट था। बीरबल बोले, फहीम ही वो पहला नकली बीरबल लेकर आया था। उसने दरबारियों को धोखे में रखा और राजगद्दी की जड़ें हिलाने की योजना रची। अकबर ने क्रोध में कहा, और अब वो अंतिम सांस भी हमारी जेल में ही लेगा। कहानी का अंत, लेकिन एक मोड़ के साथ। सब कुछ शांत हो गया। दिल्ली दरबार फिर से सामान्य होने लगा। बीच दरबार में बीरबल ने तेनाली से कहा, तेनाली, अब जब खतरा टल गया है तो तुम विजयनगर लौट सकते हो। शेख चिल्ली ने बीरबल को दी चुनौती, अगर बीरबल अक्ल के बादशाह हैं तो क्या शेख चिल्ली उन्हें हंसा कर हरा सकता है, या ये हंसी एक गहरी चाल का हिस्सा है? अकबर का दरबार। एक आम सुबह बीरबल जैसे ही दरबार में दाखिल हुए, सामने बैठा एक अजीब सा आदमी जोर जोर से हंस रहा था। उसका पागलपन इतना दिलचस्प था कि मंत्री भी हंसी रोक नहीं पाए। उसके सिर पर उल्टा मटका, कंधे पर झोला और जेब से आधा पका आम झांक रहा था। अकबर ने चौंक कर पूछा, ये कौन है जो हमारे दरबार को नाटशाला बना रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये कोई मामूली नहीं, ये है शेख चिल्ली, जो खुद को हंसी का सम्राट कहते हैं। शेख चिल्ली झुककर बोला, महाराज, सुना है आपके बीरबल बहुत चालाक है, पर क्या वो मेरी हंसी से बच पाएंगे? बोले, अगर तुम बीरबल को एक हफ्ते में हंसा सको तो इनाम मिलेगा, और अगर बीरबल तुम्हें हंसा दे तो तुम हमारे दरबार में जोकर नहीं, सलाहकार बन जाओगे। दिन 1। शेख चिल्ली ने बीरबल के कमरे में 27 मुर्गियां छोड़ दी, और हर मुर्गी के पैरों में एक पर्चा बंधा था, बीरबल, मेरी अक्ल से बच नहीं सकते। बीरबल ने सब पर्चों को जोड़कर एक कव्वाली बना दी। मुर्गियां बोली। शेख की टोपी खोली। दिन 2। शेख चिल्ली ने बीरबल को एक ऐसा आम भेजा जिसमें चिट्ठी थी, खाओ इसे और मेरी बात पचाओ। बीरबल ने वो आम वापस भेजा। आम तो मीठा था, पर बात तुम्हारी कच्ची निकली। दिन 3। शेख चिल्ली ने रात को पूरे महल में झूठी अफवाह फैला दी, बीरबल अब संत बन गए हैं और सिर्फ उबले लौकी खाते हैं।
बीरबल ने सबके लिए लौकी की मिठाई बनवा दी और दरबार में ऐलान किया। लौकी से भी शेख चिल्ली की बातें ज्यादा फीकी है। दिन 6। अब शेख चिल्ली परेशान था। बीरबल हंसते नहीं, उल्टा हर दिन और मजेदार जवाब दे देते। उसने आखिरी चाल चली, मैं बीरबल को ऐसा सपना दिखाऊंगा जो उन्हें हंसी में नहीं, हैरानी में डुबो देगा। शेख चिल्ली ने रात को बीरबल के कमरे के बाहर धूप, कपूर और गुलाब जल का रहस्यमयी मिश्रण जलाया और कुछ फुसफुसाते हुए कहा, अब देखो सपना और खो दो अपना चतुर दिमाग। अगली सुबह बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। अकबर ने पूछा, कहाँ है बीरबल? शेख चिल्ली हंसते हुए बोला, होशियार बीरबल अब शायद नींद में खो गए हैं या फिर अपने सपनों में मुझसे हार गए हैं। अब सवाल यह है, आखिर शेख चिल्ली ने क्या सपना दिखाया बीरबल को? क्या बीरबल उस सपने से वाकई हिल गए हैं या ये बीरबल की कोई और चाल है जो शेख चिल्ली को उसी के जाल में फंसाने वाली है? जवाब मिलेगा अगले भाग में। बीरबल का सपना, हंसी में छुपा रहस्य। क्या शेख चिल्ली की हंसी बीरबल को वाकई हरा पाई या बीरबल ने शेख चिल्ली के हंसी के जाल में ही उलझाकर कोई नई चाल चल दी है? और सबसे बड़ा सवाल, एक सपना इतना रहस्यमय कैसे हो सकता है? दिल्ली दरबार। अगली सुबह बीरबल नहीं आए। अकबर चिंतित हुए, हमने ऐसा कभी नहीं देखा, बीरबल बिना बताए गायब। शेख चिल्ली ने कमर में हाथ डालकर जोश से कहा, जहांपना, मैंने कहा था ना, बीरबल अब सपनों में खो गए हैं। मेरी हंसी उनकी अक्ल को बहा ले गई। दरबार में कुछ दरबारी मुस्कराए, कुछ चौंके। तभी एक सिपाही दौड़ते हुए आया, हुजूर, बीरबल दरबार नहीं, महल के पिछवाड़े बैठे हैं, अकेले, मिट्टी में कुछ बना रहे हैं। सब हैरान। अकबर, तेनालीराम और शेख चिल्ली खुद वहां पहुंचे। बीरबल सच में मिट्टी में कुछ गोल गोल घेरा बनाकर गंभीर आंखों से देख रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं अब मंत्री नहीं, मैं हूं सपनों का व्याख्याकार। तेनालीराम ने भौहें चढ़ाई, ये सपना वाकई भारी था। शेख चिल्ली हंसते हुए बोला, क्या कहा था ना, मेरी हंसी की दवा बीरबल को भी हिला सकती है। फिर बीरबल ने कहना शुरू किया, रात मैंने सपना देखा कि मैं किसी गांव के मेले में हूं। चारों तरफ सिर्फ हंसी ही हंसी है। लोग नाच रहे हैं, एक बकरा पकोड़े बेच रहा है और एक उल्लू सभा चला रहा है। मैंने जब पूछा, ये क्या हो रहा है, तो सब बोले, ये शेख चिल्ली का राज्य है। मैंने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की, सब लोगों के चेहरे शेख चिल्ली जैसे हो गए और एक आवाज आई, अब से तू भी हमारा हिस्सा है, अक्ल वाला कोई नहीं बचेगा। शेख चिल्ली जोर से हंसा, वाह बीरबल, सपना भी ऐसा जो कहानी बन जाए। लेकिन बीरबल शांत रहे। तेनालीराम झुके और धीरे से बोले, बीरबल, ये सपना नहीं, कोई संदेश है। बीरबल बोले, हां, ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये एक चेतावनी थी। अब रहस्य खुला। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, मेरे सपने ने बताया कि दिल्ली के आसपास कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। गांवों में लोग अचानक हंसते हंसते बेहोश हो जाते हैं, बच्चे अजीब बातें करने लगे हैं और लोग कहते हैं शेख चिल्ली का बादल आया है। शेख चिल्ली का चेहरा एक पल को उतर गया। ये आप क्या कह रहे हैं? बीरबल ने आंखों में आंखें डालकर कहा, शेख चिल्ली, तुम्हारी हंसी मजाक भर नहीं, ये किसी बड़े जादू की परछाई है। तुम जिस गांव से आए हो वहां कुछ छिपा है और शायद तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कौन हो। अब सवाल यह है, क्या शेख चिल्ली वाकई सिर्फ एक हंसोड़ा है या किसी रहस्यमयी शक्ति का माध्यम? क्या बीरबल का सपना कोई भविष्यवाणी थी और दिल्ली के गांवों में हंसी के नाम पर जो हो रहा है वो क्या कोई शैतानी खेल है? जवाब मिलेगा अंतिम भाग में, हंसी के पीछे छिपा भूत। क्या बीरबल सच में सपना नहीं, कोई संकेत देख रहे थे? क्या शेख चिल्ली अपनी ही हंसी का रहस्य नहीं जानता? और सबसे बड़ा सवाल, हंसी के पीछे क्या सचमुच कोई भूत है
दिल्ली से 12 कोस दूर एक गांव नौरंगपुर। तेनालीराम, बीरबल और शेख चिली वहां पहुंचे जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। गांव सुनसान था, दरवाजे बंद और एक हल्की सी हंसी हवा में तैर रही थी। तेनाली बोले, ये कोई आम गांव नहीं लगता, यहां की चुप्पी चीख रही है। बीरबल ने जमीन पर झुकाकर मिट्टी उठाई और सूंघी, फिर कहा, यहां की हवा में कुछ है, कोई विचित्र सुगंध, जैसे कपूर, धूप और नीम की राख का मिश्रण। शेख चिली धीरे से बोला, ये वही जगह है जहां मैं बचपन में हंस कर गिरा करता था। पर दादी कहती थी, शेख, तेरी हंसी में किसी और की परछाई है। गांव का एक बूढ़ा बाबा दिखा। उसने बीरबल को देखते ही कहा, तू वही है जो सपनों में आता है और सच खोल देता है। बीरबल चौंका, तुमने मुझे देखा? बाबा बोला, हां, तुम ही तो आए थे एक रात। मेरी छत पर खड़े होकर बोले थे, हंसी को हल्के में मत लो, क्योंकि ये किसी का रोना भी दबा सकती है। बीरबल अब समझ चुके थे। उन्होंने शेख चिली से कहा, तुम्हारी हंसी एक रक्षक कवच है, जिससे किसी आत्मा को बांध कर रखा गया है, और अब वो आत्मा फिर से जाग रही है। तेनाली चौंके, तो क्या शेख चिली पर किसी आत्मा का असर है? अचानक हवा तेज चली। शेख चिली जोर से हंसा, लेकिन इस बार वो हंसी नहीं लगी। वो हंसी भारी थी, गूंजती हुई, और जैसे कई आवाजों से मिलकर बनी हो। बाबा डरते हुए चिल्लाया, वो आ गया, हंसता भूत, जो एक समय गांव के बच्चों की आत्माओं को ले गया था और अब फिर से जिंदा हो रहा है। शेख चिल्ली जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पलट गई और उसने बुदबुदाया, बचाओ मुझे, मेरी हंसी अब मेरी नहीं रही। बीरबल ने तुरंत कपूर और नीम का धुआं जलाया और तेनाली से कहा, याद है वो सपना? उसमें उल्लू सभा चला रहा था। उल्लू यहां प्रतीक है, भूतों का सरदार, और वही हमें अगला रास्ता बताएगा। अब सबकी नजर गई गांव के पुराने पीपल पर, जहां एक पत्थर की मूर्ति थी, उल्लू की, जिसकी आंखों से अब धुआं निकल रहा था। तेनाली बोला, अब अगला कदम यहीं से शुरू होगा। अब अंतिम सवाल, क्या बीरबल और तेनाली शेख चिल्ली की आत्मा को बचा पाएंगे, या हंसता भूत इस बार दरबार तक पहुंच जाएगा? और उल्लू की मूर्ति के पीछे क्या है ऐसा रहस्य जो इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुआ? जवाब मिलेगा अगली श्रृंखला में। उल्लू का राज, जब हंसी बन गई हथियार। क्या उल्लू की आंखों से निकला धुआं सचमुच किसी प्राचीन शक्ति का संकेत था? क्या शेख चिल्ली की हंसी अब उसके वश में नहीं रही? और क्या बीरबल और तेनालीराम उस भूतिया रहस्य से जीत पाएंगे? उल्लू की पत्थर की मूर्ति से निकल रहा सफेद धुआं अब काले बादलों में बदलने लगा था। तेनालीराम ने धीरे से कहा, बीरबल, ये कोई आम भूत नहीं, ये कोई पुराना श्राप लगता है। बीरबल बोले, शेख चिल्ली की हंसी इस मूर्ति से जुड़ी है। अगर हम मूर्ति का रहस्य नहीं सुलझा पाए तो ये हंसी हजारों लोगों को बांध सकती है। तभी एक और झटका। शेख चिल्ली फिर जोर से हंस पड़ा और इस बार उसके मुंह से धुएं की एक परछाई निकली। उस परछाई ने डरावनी आवाज में कहा, मैं हूं हंसक, प्राचीन हास्यभूत, जिसे 400 साल पहले उल्लू की आंखों में कैद किया गया था। अब मैं आजाद हो रहा हूं और मैं हर उस इंसान को पागल करूंगा जो हंसेगा। बीरबल ने अपना आखिरी दाव खेला। उन्होंने पोटली से निकाली एक छोटी शीशी। उसमें था गूंगे ऋषि का नीर, एक ऐसा जल जो केवल सच्चे हास्य और झूठे हंसी के बीच फर्क कर सकता था। बीरबल ने वो जल शेख चिल्ली के सिर पर छिड़का। शेख चिल्ली जमीन पर गिरा और कांपने लगा। पर जैसे जैसे जल बहता गया, उसकी हंसी हल्की होती गई। तेनाली ने जोर से मंत्र पढ़ा, हंसी जो मन से निकले उसे मुक्त करो, हंसी जो छल से निकले उसे वापस बांधो। अचानक उल्लू की मूर्ति की आंखें लाल हो गई और एक जोरदार आवाज के साथ हंसक वापस उसमें समा गए। सन्नाटा। शेख चिल्ली अब शांत था।
उसने आंखें खोली और पहली बार बोला, मुझे कुछ याद नहीं, पर यह हंसी अब मेरी लग रही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी हंसी वाकई सच्ची है शेख चिली, अब तुम हंसा सकते हो। डराए बिना अकबर का दरबार। कुछ दिन बाद अकबर बोले, शेख चिली, तुमने बीरबल को हंसाने की चुनौती दी थी, अब बताओ क्या जीते? शेख चिली ने झुककर कहा, जहां अपना, मैंने तो एक आत्मा को जीत लिया। पर बीरबल ने हंसी को समझा, इसलिए हारकर भी मैं आज सबसे बड़ा हंसोड़ बना हूं। अंत में बीरबल ने कहा, हंसी का मजाक मत उड़ाओ, कभी कभी उसमें छुपा होता है कोई रहस्य, कोई पीड़ा, या कोई हंसता हुआ भूत। लेकिन ठहरिए। दरबार से निकलते वक्त बीरबल के पास एक कागज पहुंचा जिसमें लिखा था, बीरबल, तुमने एक हंसी को बांध दिया, अब तैयार हो जाओ अगले खेल के लिए, जहां रोने वाला जादूगर तुम्हारी राह देख रहा है। रोने वाला जादूगर, बीरबल की अग्नि परीक्षा। भाग 5। जब आंसू बन गए हथियार। एक चिट्ठी। एक रहस्यमयी नाम, रोने वाला जादूगर। क्या बीरबल अब एक ऐसे विरोधी से भिड़ने जा रहा है जिसकी ताकत उसकी आंखों से बहती है? और क्या इस बार बीरबल की चतुराई ही काफी होगी? स्थान, अकबर का दरबार, सुबह का समय। बीरबल उस रहस्यमयी चिट्ठी को पढ़कर कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक दरबार में एक अजनबी दाखिल हुआ। लंबा कद, आंखों में आंसू, हाथ में कमंडल और गले में रुद्राक्ष। हर कदम पर वो रोता जा रहा था, लेकिन उसके रोने में गम नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति थी। अकबर ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? अजनबी ने धीरे से कहा, मैं हूं रौद्रभानु, रोने वाला जादूगर। मैं किसी को मारता नहीं, मैं केवल उनकी किस्मत बहा देता हूं। दरबार में सनसनी। तेनालीराम बोला, ये क्या बकवास है? कोई आंसू कैसे किसी की किस्मत बदल सकते हैं? रौद्रभानु ने जमीन पर एक छोटा कटोरा रखा, उसमें एक आंसू टपकाया और बोला, जो इस कटोरे को देख लेगा वो अगले 7 दिन तक हर काम में हार जाएगा। बीरबल ने कटोरे की तरफ देखा और मुस्कराया, मतलब आप भी मानसिक खेल खेलते हैं? तो आइए खेलते हैं, अकबर ने ऐलान किया। रौद्रभानु और बीरबल दोनों को 7 दिन मिलते हैं। जो एक दूसरे के मन को ज्यादा प्रभावित करेगा वही विजेता कहलाएगा। पहला दिन, रौद्रभानु का हमला। शहर में एक अजीब माहौल बन गया। लोग बिना वजह रोने लगे, दुकानदारों की चीजें गलने लगी और बच्चों के खिलौने पानी बनकर बहने लगे। हर जगह बस एक ही शब्द गूंजता, वो आ गया, रोने वाला जादूगर आ गया। दूसरा दिन, बीरबल की चाल। बीरबल ने शहर में हंसी का मंदिर खुलवाया, जहां लोगों को कहा गया, जिसने जीवन में सबसे ज्यादा रोया हो वो सबसे ज्यादा हंसेगा। लोग आने लगे और जैसे जैसे हंसी बढ़ी, रौद्रभानु की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। तीसरा दिन, टकराव का दिन। बीरबल और रौद्रभानु आमने सामने थे। बीरबल बोले, आपकी आंसू में दर्द है, लेकिन मेरी हंसी में उम्मीद। आइए, अब एक सवाल का जवाब दीजिए, आप रोते क्यों हैं? रौद्रभानु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं कभी हंस नहीं पाया, और जो खुद कभी नहीं हंसा वो दुनिया की हंसी को जलाकर ही सुकून पाता है। अब रहस्य सामने आया। रौद्रभानु असल में एक संत का शिष्य था, जिसे शाप मिला था, जब तक तू दूसरों को हंसी नहीं देगा तू खुद आंसू बन जाएगा। और तब से वो दूसरों की खुशियां बहाकर खुद को जीवित रखता। बीरबल ने उसका शाप तोड़ने की ठानी। उन्होंने तेनालीराम की मदद से एक नाटक रचवाया, रौद्रभानु की हंसी। और जब पूरा दरबार जोर से हंसा तो रौद्रभानु भी पहली बार मुस्कराया और फिर जोर से हंस पड़ा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, हंसी बहने लगी और तभी आसमान से आवाज आई, शाप टूट गया, अब तू रोने वाला नहीं, हंसने वाला साधु है। सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन ठीक उसी शाम बीरबल को एक और संदेशा मिला।
एक कौवा आया, उसके पंखों में बंधी एक काली चिट्ठी। अब आ रहा है सपनों का सौदागर, जो नींद में तुम्हें हराएगा। तो क्या अगला मुकाबला बीरबल का होगा एक ऐसे दुश्मन से जो सपनों में वार करता है? क्या बीरबल अपनी नींद की रक्षा कर पाएंगे, या नींद में ही उनके राज उजागर हो जाएंगे? जवाब मिलेगा अगले भाग में। सपनों का सौदागर बनाम बीरबल। क्या आपने कभी सोते सोते अपने सारे राज किसी को बता दिए हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है वो सपनों का सौदागर आपके आसपास ही हो। और अगर नहीं, तो सुनिए बीरबल की वो आखिरी कहानी जहां नींद भी दुश्मन बन गई थी। समय आधी रात, स्थान बीरबल का कक्ष, लाल किला। बीरबल की आंखों के सामने उड़ता आया काला कौवा, जिसके पंखों से बंधी थी एक रहस्यमयी चिट्ठी। मैं तुम्हारे ख्वाबों में आने वाला हूं, तुम्हारे सारे राज निकालकर सबके सामने बिखेरने वाला हूं। मैं हूं सपनों का सौदागर। अगली सुबह पूरे शहर में अजीब घटनाएं। लोग अपने ही सपनों के असर में काम कर रहे थे। कोई खजाने की तलाश में गड्ढा खोद रहा था, तो कोई अपने पड़ोसी को राजा समझ रहा था। बीरबल समझ गया, ये कोई आम दुश्मन नहीं, ये नींद में घुसकर हमला करता है। बीरबल ने अगले ही दिन अपने कमरे में 4 दिशाओं में चिराग जलाए। बीच में रखा एक छोटा आईना, जिसे कहते थे स्वप्न दर्पण, यानी सपनों का भेद जानने वाला दर्पण। रात को बीरबल ने खुद को नींद के हवाले किया, और ठीक आधी रात को आईने में एक धुंधली परछाई उभरी, जो धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगी। मैं हूं सपनों का सौदागर, हर महान इंसान के ख्वाबों का सौदा करता हूं। तू जो सबसे चतुर कहलाता है, आज तुझे खुद से हराना है। स्वप्न में बीरबल एक विशाल महल में पहुंच गए। चारों ओर वही लोग जिनके सामने उन्होंने कभी झूठ बोला था, जिन्हें कोई रहस्य नहीं बताया। और सपनों का सौदागर चिल्लाया, अब बता, कौन सा झूठ तूने सबसे पहले बोला था? बीरबल मुस्कराए, जिस दिन मैंने खुद को दूसरों से ज्यादा चतुर समझा था, वो सबसे बड़ा झूठ था। महल कांप गया, भीतर की दीवारें दरकने लगी। बीरबल बोले, सपना हो या सच, मैं खुद से डरता नहीं, और कोई भी सौदागर उस इंसान को नहीं हरा सकता जो खुद अपने राज स्वीकार कर ले। सपनों का सौदागर चिल्लाया, नहीं, तू मेरा सौदा नहीं बना सकता। तू तो खुद अपना सच है। और वो स्वप्न दर्पण में समा गया, जहां अब सिर्फ बीरबल की छवि थी, शांत, निर्भीक और सत्य से भरपूर। सुबह हुई। अकबर के दरबार में बीरबल ने वो आईना लाकर सबके सामने रखा और बोले, जहांपना, आज मैंने न किसी बहस से जीता, न किसी चालाकी से, बल्कि खुद को पहचान कर जीता। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तूने अब हर सवाल का जवाब पा लिया है। अब कोई शेख चिली, कोई जादूगर या सौदागर तुझसे लड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, अब बीरबल को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसने अपने सपनों से दोस्ती कर ली है। और ऐसे खत्म हुई वो आखिरी चुनौती, जहां बीरबल ने हर डर, हर रहस्य, हर छल को मात दी। हंसी से और सच्चाई से अकबर और बीरबल की वो महान जोड़ी, जिसने तर्क से राज्य चलाया और हंसी से दिल जीते, अब इतिहास बन चुकी थी। बीरबल बनाम 3 तिकड़मी मंत्री, दरबार की सबसे बड़ी परीक्षा। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में 3 बड़े मंत्री थे, राजनायक रघुपति, कोषाध्यक्ष कृपालदास और नीति विशेषज्ञ हरिचंद्र। ये तीनों मंत्री बीरबल की तेज बुद्धि से जलते थे। हर रोज बीरबल की तारीफ होती, और इन मंत्रियों की बातें दरबार में सुनी ही नहीं जाती। एक दिन तीनों मिले और बोले, अगर बीरबल दरबार से हट जाए तो हमें कोई नहीं टोक पाएगा। कृपालदास बोला, हमें ऐसी चाल चलनी होगी जिसमें बीरबल खुद ही हार मान जाए या हट जाए। अगली सुबह तीनों मंत्री दरबार में पहुंचे। हरिचंद्र ने सबसे पहले मुद्दा उठाया, हुजूर, देश में विद्वानों की परीक्षा होनी चाहिए। कौन सबसे बुद्धिमान है,
इसका निर्णय होना चाहिए। राजनायक बोला, बुद्धिमत्ता सिर्फ कहानियां सुनाने से नहीं आती, उसे प्रमाणित करना पड़ता है। अकबर सोच में पड़ गए। तीनों बोले, हम तीनों भी परीक्षा देंगे, और बीरबल भी। जो सबसे बेहतर निकले वही दरबार का प्रधान विद्वान कहलाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए, मुझे मंजूर है, लेकिन परीक्षा तीनों मंत्री नहीं लेंगे, फैसला महाराज करेंगे। अकबर बोले, ठीक है, 7 दिन बाद एक बड़ी परीक्षा होगी। तीनों मंत्री छुपकर एक साथ योजना बनाने लगे। हर दिन वे बीरबल के बारे में जानकारी इकट्ठा करते, उसके नौकरों को रिश्वत देते और उसकी गतिविधियां जासूसों से पता करवाते। उन्होंने तय किया कि परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बीरबल कोई सही उत्तर न दे पाए। एक मंत्री ने सवाल तय किए, दूसरे ने उत्तर उलझाए, तीसरे ने अदालतनुमा माहौल तैयार किया। पूरा दरबार भरा हुआ था। बड़ी कुर्सियां, लाल गलीचा और बीच में 4 सिंहासन। तीनों मंत्री और बीरबल आमने सामने बैठे। अकबर ने कहा, हर प्रतिभागी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सवाल होंगे नीति, न्याय, तर्क, विवेक और समस्या समाधान के। तीनों मंत्रियों ने एक एक कर अपने उत्तर दिए। वे रटेरटाए, गूढ़ और बहुत भारी भरकम थे। बारी आई बीरबल की। पहला सवाल था, अगर एक राजा अपने बेटे को दंड दे तो क्या वह न्याय कहलाएगा? बीरबल बोले, अगर राजा अपने बेटे को बचाए तो वो पिता है, अगर सजा दे तो वो न्याय है, और अगर आंख मूंदे तो वो दुर्बल है। दरबार में तालियां बजने लगी। दूसरा सवाल, अगर 2 अपराधी हों और एक सजा के लायक न लगे, लेकिन सब उसे दोषी माने? बीरबल बोले, दोषी वही होता है जो सच से भागे। अगर भीड़ के डर से निर्णय लिया जाए तो वो न्याय नहीं, डर है। मंत्री घबरा गए। बाकी 3 सवालों में बीरबल ने कहानी, तर्क और हास्य के मिश्रण से जवाब दिए। परीक्षा के अंत में अकबर बोले, तीनों मंत्रियों के उत्तर गूढ़ हैं, लेकिन बीरबल के उत्तर सहज और सटीक है। उसी वक्त बीरबल बोले, हुजूर, परीक्षा से पहले मैं कुछ और प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन्होंने दरबार में एक आदमी को बुलाया। वो था बीरबल का गुप्तचर। उसने बताया, तीनों मंत्रियों ने इस परीक्षा से पहले बीरबल के बारे में गुप्त सूचनाएं खरीदी और सवालों के जवाब चुराने की कोशिश की। अकबर बोले, क्या सबूत है? बीरबल ने नौकरों की गवाही और जासूसों की रपट पेश की। तीनों मंत्री अवाक। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल के साथ तो तुम स्पर्धा कर रहे थे, अब उसे हराने के लिए छल? ये दरबार नहीं, युद्ध नहीं। तीनों मंत्रियों से विशेष पद छीन लिए गए। उन्हें 2 महीने के लिए निष्क्रिय किया गया। अकबर बोले, बीरबल को अब से नई उपाधि मिलेगी, राजबुद्धिवंत महामहिम। अंत में बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अब मेरी भी एक परीक्षा है तीनों मंत्रियों के लिए। अकबर हंसे, क्या? बीरबल ने एक थाली में 3 आम रखे, लेकिन सब में नमक भरा था। मंत्रियों से कहा गया, कृपया आम खाकर बताइए, स्वाद कैसा है? पहला मंत्री, स्वर्गिक स्वाद। दूसरा मंत्री, जीवन में ऐसा आम नहीं खाया। तीसरा मंत्री, इसके स्वाद में नीति और मिठास दोनों है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल बोले, झूठ बोलने की आदत कभी कभी आम की तरह दिखती है, पर स्वाद नमक जैसा होता है। अंतिम सीख, जहां छल से जीतने की कोशिश हो, वहां सच्ची बुद्धि देरसवेर उभर ही आती है, और जहां बीरबल जैसा साथी हो, वहां सच्चाई कभी पराजित नहीं होती। बीरबल का जादुई कुआं। बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ शिकार के लिए जंगल गए हुए थे। शिकार करते करते वे काफी दूर निकल आए और उन्हें बहुत प्यास लगी। आसपास कोई पानी का स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे सभी परेशान थे। तभी बीरबल ने दूर एक कुआं देखा। सभी की जान में जान आई और वे तेजी से कुएं की ओर बढ़े। लेकिन जब वे कुएं के पास पहुंचे तो उन्हें एक अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दिया। कुएं के चारों ओर मिट्टी गीली थी और ऐसा लग रहा था
जैसे किसी ने उसमें से बहुत सारा पानी निकाला हो। लेकिन कुएं में झांकने पर पानी बहुत नीचे दिखाई दे रहा था, जिसे निकालना मुश्किल था। अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे रस्सी और बाल्टी लाएं, लेकिन उन्हें लाने में काफी समय लगने वाला था। बादशाह और उनके दरबारी प्यास से व्याकुल थे। तभी एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, लगता है इस कुएं में कोई जादू है। इतना पानी निकलने के बाद भी ये खाली क्यों नहीं हुआ? दूसरा दरबारी बोला, हां, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद यहां कोई जिन्न या भूत रहता है जो पानी पी जाता है। अकबर भी थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल की ओर देखा जो शांत खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इतने शांत क्यों हो? क्या तुम्हें भी ये कुआं जादुई नहीं लग रहा? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, दुनिया में कोई भी कुआं जादू से खाली नहीं होता और नहीं भरता है। इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। अकबर ने कहा, तो क्या तुम्हें इस रहस्य का पता है, बीरबल? बीरबल ने कहा, जी हां, जहां पनाह, अगर आप मुझे थोड़ी अनुमति दें तो मैं अभी इस रहस्य से पर्दा उठा सकता हूं। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। बीरबल कुएं के पास गए और ध्यान से आसपास की मिट्टी और जमीन का निरीक्षण करने लगे। उन्होंने कुछ देर तक इधर उधर देखा और फिर अचानक एक जगह पर रुक गए। उन्होंने एक सैनिक से कुदाल मंगवाई और उस जगह पर खुदाई करने लगे। कुछ देर खुदाई करने के बाद उन्हें एक मिट्टी का पाइप दिखाई दिया जो कुएं से थोड़ा दूर जाकर जमीन में मिल रहा था। बीरबल ने सैनिकों को उस पाइप को तोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही पाइप टूटा, कुएं का पानी तेजी से नीचे जाने लगा। सभी दरबारी ये देखकर हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, ये क्या हो रहा है, बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, ये कोई जादुई कुआं नहीं था। दरअसल किसी ने इस कुएं से पानी निकालकर अपने खेत में ले जाने के लिए ये पाइप लगाया था। जब वे पानी निकालते थे तो कुआं खाली दिखता था, और जब वे पानी निकालना बंद कर देते थे तो धीरे धीरे फिर से भर जाता था। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी नजरें सच में बहुत तेज है। तुमने पल भर में इस रहस्य को सुलझा दिया। सभी दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की। उन्होंने माना कि बीरबल की तरह बुद्धिमान और हाजिर जवाब दरबारी पूरे सल्तनत में कोई नहीं है। कुछ दिन बाद अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, उस दिन तुमने कुएं का रहस्य तो सुलझा दिया, लेकिन मेरे मन में एक और सवाल है। बीरबल ने कहा, फरमाइए, जहां पनाह। अकबर ने पूछा, तुम हमेशा इतने शांत और हाजिर जवाब कैसे रहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई खास मंत्र है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। मैं बस हर चीज को ध्यान से देखता और समझता हूं। जब कोई समस्या आती है तो मैं घबराता नहीं, बल्कि शांत मन से उसका हल ढूंढने की कोशिश करता हूं। अकबर ने कहा, यह तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब शांत रहना बहुत मुश्किल होता है। बीरबल ने कहा, यह सच है, जहां पनाह, लेकिन मुश्किल समय में ही हमारी असली परीक्षा होती है। जो व्यक्ति मुश्किलों में भी अपना धैर्य बनाए रखता है, वही सफल होता है। तभी एक संदेशवाहक दरबार में आया और उसने खबर दी कि पड़ोसी राज्य के राजा ने अकबर के लिए एक मुश्किल पहेली भेजी है। राजा ने कहा है कि अगर अकबर इस पहेली को सुलझा लेते हैं तो वे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, वरना उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। अकबर ये सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने संदेशवाहक से पहेली लाने को कहा। संदेशवाहक ने एक कागज अकबर को दिया, जिस पर एक अजीबोगरीब चित्र बना हुआ था और कुछ रहस्यमय शब्द लिखे थे। अकबर ने अपने सभी दरबारियों को वो पहेली दिखाई और पूछा कि क्या कोई इसका मतलब समझता है, लेकिन कोई भी उस पहेली को हल नहीं कर सका। सभी चिंतित थे कि अगर वे पहेली नहीं सुलझा पाए तो पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध हो सकता है। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस पहेली को सुलझा सकते हो? बीरबल ने कागज को ध्यान से देखा
और थोड़ी देर तक सोचते रहे। फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये पहेली इतनी भी मुश्किल नहीं है। इसका उत्तर बहुत आसान है। अकबर और सभी दरबारी हैरान होकर बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने पहेली का अर्थ समझाते हुए कहा, इस चित्र में एक पेड़ दिखाया गया है जिसकी 7 जड़ें हैं और उस पर 12 फल लगे हुए हैं। नीचे 30 पत्ते गिरे हुए हैं और एक चांद चमक रहा है। उन्होंने आगे कहा, इसका अर्थ है एक वर्ष। एक पेड़ जिसकी 7 जड़ें 7 दिन, 12 फल 12 महीने, 30 पत्ते 30 दिन और एक चांद, एक चंद्रमा। अकबर और सभी दरबारी बीरबल का जवाब सुनकर चकित रह गए। पड़ोसी राज्य के राजा ने सच में एक ऐसी पहेली भेजी थी जिसका उत्तर समय से जुड़ा हुआ था। अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत संदेशवाहक को बीरबल का जवाब देकर पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजा। राजा बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अकबर के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस घटना के बाद अकबर का बीरबल पर विश्वास और भी बढ़ गया। वे हर मुश्किल मामले में बीरबल की सलाह लेते थे और बीरबल हमेशा अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से उन्हें सही राह दिखाते थे। एक बार दरबार में एक धनी व्यापारी आया और उसने दावा किया कि उसके पास एक ऐसा जादुई दर्पण है जिसमें भविष्य देखा जा सकता है। अकबर और सभी दरबारी ये सुनकर बहुत उत्सुक हुए। व्यापारी ने दर्पण दिखाया जो दिखने में बिल्कुल साधारण था। उसने कहा कि जो कोई भी इस दर्पण में ध्यान से देखेगा उसे आने वाले कल की कुछ झलक दिखाई देगी। कई दरबारियों ने दर्पण में देखने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उन्हें धुंधली सी आकृतियां दिखाई दी, लेकिन वे स्पष्ट नहीं थी। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने दर्पण को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया? बीरबल ने कहा, जी हां, जहांपनाह, मुझे इस दर्पण में वह दिखाई दे रहा है जो इसे देख रहा है। अकबर और सभी दरबारी बीरबल का जवाब सुनकर हैरान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि बीरबल क्या कह रहे हैं। बीरबल ने आगे कहा, यह दर्पण कोई जादुई दर्पण नहीं है। यह सिर्फ एक साधारण कांच का टुकड़ा है। इसमें वही दिखाई देता है जो इसे देखता है। जो लोग अपनी कल्पना और इच्छाओं को इसमें देखना चाहते हैं उन्हें धुंधली सी आकृतियां दिखाई देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य किसी भी दर्पण में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और प्रयासों में छिपा होता है। व्यापारी ये सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसने माना कि वो लोगों को मूर्ख बना रहा था। अकबर ने व्यापारी को दरबार से जाने का आदेश दिया और बीरबल की सच्चाई और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें हमेशा सच्चाई और तर्क के साथ हर चीज का विश्लेषण करना चाहिए। अंधविश्वास और अफवाहों पर विश्वास करना मूर्खता है। अकबर ने बीरबल की इस सीख को हमेशा याद रखा और अपने शासन में तर्क और न्याय को महत्व दिया। इसी तरह बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से अकबर के दरबार को हमेशा ज्ञान और बीरबल और 3 साए। जब दरबार में परछाइयां गवाही देने लगी, एक तिजोरी, 3 दावेदार, सबूत नहीं, गवाह कोई नहीं, बस थी 3 परछाइयां जो एक दूसरे से अलग दिख रही थी। एक दिन अकबर के महल में 3 व्यापारी दौड़ते हुए आए। सब एक साथ बोले, जहांपनाह, मेरी तिजोरी चोरी हो गई और वो तिजोरी इन दोनों ने चुरा ली है। सभी चौंक गए क्योंकि तीनों ने वही बात कही। तीनों के पास एक जैसे तिजोरी के नक्शे थे, वही आकार, वही ताले, वही वजन। बीरबल ने कहा, लेकिन अगर तिजोरी एक है तो मालिक भी एक ही होगा। अकबर बोले, और वो असली मालिक कौन है, ये तुम ही बताओगे बीरबल। पहले व्यापारी का नाम था रूपलाल, दूसरा हरिराम, तीसरा मक्खन चंद। तीनों ने दावा किया कि उन्होंने ही तिजोरी बनाई थी। उसमें जेवरात, दस्तावेज और सोना भरा था। तीनों ने अपने अपने गवाह लाने की कोशिश की, पर कोई भी गवाही पक्की नहीं थी। बीरबल ने कहा, इनके पास सबूत नहीं,
पर मैं सबूत खोजूंगा। इनकी परछाइयों में बीरबल ने काले पर्दों वाला एक कमरा तैयार कराया, जिसमें सिर्फ एक छेद से सूरज की रोशनी आती थी। हर व्यक्ति को उस कमरे में एक एक कर बुलाया गया। कमरे में सिर्फ तिजोरी, एक दीपक और सामने दीवार थी। बीरबल ने कहा, अब तुम तीनों अकेले अकेले कमरे में जाओगे और तिजोरी को हाथ लगाओगे। बाहर तुम्हारी परछाई मेरी गवाही देगी। सबसे पहले आया रूपलाल। जैसे ही उसने तिजोरी को छुआ, उसकी परछाई दीवार पर कांपने लगी। बीरबल ने नोट किया, डर है पर लालच ज्यादा। अब आया हरिराम। उसने तिजोरी को छुआ और उसकी परछाई दीवार पर बड़ी लंबी हो गई, जैसे वो खुद से बड़ी बात कर रहा हो। बीरबल ने सोचा, ये व्यक्ति बातों से बड़ा बनना चाहता है, ये धोखा दे सकता है। अब आया मक्खनचंद। उसने तिजोरी को हाथ लगाया, पर उसकी परछाई बिल्कुल स्थिर रही, शांत और वैसी ही जैसी थी, न बढ़ी न कांपी। बीरबल मुस्कुराया। अब खेल खत्म हुआ। दरबार में बीरबल खड़ा हुआ और बोला, जहांपना, मैं जानता हूं कि असली मालिक कौन है। अकबर बोले, तो बताओ बीरबल, तुम्हारी परछाइयां क्या कहती हैं? बीरबल ने कहा, रूपलाल की परछाई लालची थी, हरिराम की झूठी, पर मक्खनचंद की परछाई एकदम शांत थी, और सच्चाई हमेशा शांत होती है। मक्खनचंद रो पड़ा, जहांपना, सच यही है, तिजोरी मेरी है, लेकिन मैं डर गया था कि कोई और लूट लेगा, इसलिए मैं चुप रहा। तभी बीरबल ने एक और रहस्य खोला, और असली चोर रूपलाल और हरिराम ही है। ये दोनों तिजोरी को हथियाना चाहते थे। बीरबल ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। तिजोरी की चाबी असली मालिक के पास ही थी, और मक्खनचंद के पास वो चाबी थी। अकबर ने पूछा, पर बीरबल, ये परछाई वाली बात कैसे समझी तुमने? बीरबल बोला, जहांपनाह, जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका शरीर घबराता है। वही घबराहट परछाई में दिखती है, और सच्चा व्यक्ति शांति से खड़ा रहता है। उसकी परछाई वही रहती है जो वो खुद है। अकबर मुस्कुराए। दरबार ताली बजा उठा। आज परछाइयों ने गवाही दी, पर इंसाफ बीरबल ने किया। इस घटना के बाद अकबर ने एक कहावत बनाई, झूठ बोलने वाला चाहे जितना उजाला ढूंढे, उसकी परछाई हमेशा सच्चाई दिखा देती है। और बीरबल, वो फिर एक बार सबके चहेते बन गए, परछाइयों के जादूगर बीरबल। एक दिन दरबार में अकबर और बीरबल बैठे थे। अकबर की चिंता बढ़ी हुई थी, क्योंकि उनके राज्य में हाल ही में एक नई समस्या सामने आई थी। दरबारियों में से कुछ ने आरोप लगाया था कि वे लाए गए नए गहनों के बारे में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इस स्थिति का हल जल्दी से निकालो, वरना राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं एक उपाय जानता हूं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी धैर्य रखना होगा। अकबर ने सिर झुका लिया। ठीक है बीरबल, जो भी उपाय हो, जल्दी से बताओ। बीरबल ने दरबारियों को बुलाया और कहा, मुझे पता है कि कुछ लोग इन गहनों के बारे में गलत बयान दे रहे हैं, तो हमें इनकी सच्चाई जानने के लिए एक छोटी सी परीक्षा करनी होगी। क्या परीक्षा? अकबर ने हैरान होकर पूछा। बीरबल ने सबको बताया, हम सभी गहनों को एक विशेष लक्षण में छिपा देंगे, और उसके बाद इन गहनों को देखने का एक तरीका तय करेंगे। जो व्यक्ति इन गहनों को सही तरीके से पहचान लेगा, वही सच्चा है। अकबर ने सहमति दी, और फिर बीरबल ने गहनों को छिपाने का काम शुरू किया। कुछ समय बाद बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक करके बुलाया और गहनों की पहचान करने के लिए कहा। हर एक दरबारी ने अपने अपने तरीके से गहनों की पहचान की, लेकिन कोई भी सही नहीं बता पाया। अकबर भी हैरान था। तभी बीरबल ने एक नजर अकबर पर डाली और कहा, महाराज, अब हम जानते हैं कि कौन सच्चा था और कौन झूठ बोल रहा था। गहनों की असली पहचान आप ही कर सकते थे, लेकिन अब हमने जान लिया कि कोई भी आपके दरबार में विश्वास के लायक नहीं है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर हंसते हुए कहा,
बीरबल, तुमने जो उपाय सुझाया वो वाकई अद्भुत था। अब हम दरबारियों से सच्चाई जान सकते हैं। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को एक बड़ी समस्या से निपटने में मदद की और दरबार में एक और सफलता हासिल की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी सच्चाई जानने के लिए हमें थोड़ा धैर्य और चतुराई की जरूरत होती है। बीरबल बनाम छुपा दुश्मन, 7 रहस्यों का खेल। प्रस्तावना: दरबार में पहुंचा सुनहरा संदूक। एक सुबह अकबर का दरबार चल रहा था। दरबारियों की भीड़ थी। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठे थे। तभी एक विदेशी वेशभूषा में आदमी आया। उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ रहस्यमय संदूक था। वो झुककर बोला, जहांपनाह, मैं दूर देश से आया हूं। हमारे महाराज ने ये 7 रहस्यों का संदूक आपको भेंट भेजा है, लेकिन इसके साथ एक चुनौती है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या चुनौती है? विदेशी बोला, इस संदूक को आप 7 बार खोल सकते हैं। हर बार ये एक रहस्य खोलेगा और साथ में एक चुनौती देगा। अगर आप 7 रहस्यों को हल कर लें तो आपको मिलेगा एक स्वर्ण पुरस्कार। लेकिन यदि किसी एक भी रहस्य में असफल रहे तो ये संदूक हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और आप पुरस्कार से वंचित हो जाएंगे। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। क्यों बीरबल, स्वीकार करे ये चुनौती? बीरबल ने आंखें चमकाते हुए सिर झुकाया। जहांपनाह, इस खेल में तो हमारी आत्मा बसती है। अकबर ने आदेश दिया, संदूक खोला जाए। पहला रहस्य, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? संदूक खुलते ही उसमें से एक चमकता हुआ कागज निकला। पहला रहस्य, दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जवाब दे सके। बीरबल मुस्कुराए, बोले, जहांपनाह, उत्तर दूं? अकबर बोले, जरूर। बीरबल बोले, महाराज, सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो किसी बात को बिना परखे, बिना सोचे समझे मान ले, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और अगर वह राजा हो तो ये मूर्खता और भी बड़ी हो जाती है। अकबर चौंके, तो क्या तुम कह रहे हो? बीरबल बोले, महाराज, क्षमा कीजिए, पर जब आपने इस संदूक को बिना जांच पड़ताल स्वीकार कर लिया तो क्या आपने सत्य और झूठ की जांच की? दरबार हंसी से गूंज गया। अकबर भी मुस्कुराए। चालाक हो बीरबल, पहला रहस्य हल हुआ। दूसरा रहस्य, जो दिखाई नहीं देता पर सबको चलाता है। संदूक फिर खुला। अगला कागज निकला। ऐसी चीज का नाम बताओ जो दिखाई नहीं देती पर सभी को चलाती है। दरबारियों ने कोशिश की। किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा नसीब, पर बीरबल चुप थे। बीरबल बोले, उत्तर जानने हमें महल के बाहर चलना होगा। बीरबल अकबर को लेकर बाजार की ओर चल दिए। वहां उन्होंने देखा, एक आदमी धनवान सेठ के सामने गिड़गिड़ा रहा था। सेठ उसे डांटते हुए कह रहा था, काम कर, तभी दान मिलेगा। बीरबल बोले, महाराज, यही है लालच। ये आंखों से नहीं दिखता पर यही लोगों को नचाता है। अकबर मुस्कुराए। इस रहस्य का पर्दाफाश भी हो गया। तीसरा रहस्य, सबसे बड़ा डर किसका होता है? संदूक ने तीसरा सवाल दिया। सबसे बड़ा डर किसका होता है? अब की बार बीरबल दरबारियों के उत्तर नहीं सुनना चाहते थे। वे सीधे चले गए जेल। अकबर साथ में थे। वहां एक खूंखार अपराधी सिसक रहा था। बीरबल ने पूछा, तू डरता है? तुझ जैसा तो 50 को काट चुका है। अपराधी बोला, मौत से नहीं डरता, पर मेरी मां बीमार है, उससे मिले बिना मर जाओ, यही डर है। बीरबल बोले, जहां प्यार है वही डर है। यही है सबसे बड़ा डर, अपनों को खोने का। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। चौथा रहस्य, सच्ची बुद्धिमानी किसमें है? अब चौथा सवाल निकला, सच्ची बुद्धिमानी किसमें होती है? पढ़े लिखे में या साधारण व्यक्ति में? बीरबल ने एक पढ़े लिखे विद्वान और एक अनपढ़ किसान को बुलाया। दोनों से पूछा गया,
एक कुएं में बच्चा गिर गया है, क्या करोगे? विद्वान बोला, पहले उसकी ऊंचाई नापूंगा, फिर योजना बनाऊंगा। किसान बोला, सीधा रस्सी डालूंगा और उसे खींच लूंगा। बीरबल बोले, जहां संवेदना बुद्धि पर भारी पड़ती है, वही सच्ची समझदारी होती है। अकबर बोले, वाह, पांचवा रहस्य जो पास है पर सबसे दूर लगता है। पांचवा सवाल, ऐसी चीज जो पास होते हुए भी सबसे दूर लगे। बीरबल ने महल के रसोइये को बुलाया। उसने बताया, मेरी बेटी का आज जन्मदिन है, पर ड्यूटी के कारण नहीं मिल पाया। बीरबल बोले, अपनापन जब मजबूरी में दूर हो जाए, वही है सबसे दूर लगने वाली चीज। अकबर भावुक हो उठे। छठा रहस्य, झूठ की सबसे सुंदर शक्ल क्या है? अब सवाल आया, झूठ की सबसे सुंदर शक्ल क्या है? बीरबल ने अकबर को बाजार ले जाकर दिखाया। एक मिठाई वाला चिल्ला रहा था, देशी घी की मिठाई लो, शुद्ध और ताजा, पर भीतर नकली घी, झूठे रंग। बीरबल बोले, जो झूठ मीठा लगे वही सबसे सुंदर झूठ होता है, पर वही सबसे खतरनाक भी होता है। अकबर बोले, ये तो हमारे राज्य का आईना दिखा दिया। सातवां रहस्य, सबसे बड़ा न्याय क्या है? अब अंतिम रहस्य आया, सबसे बड़ा न्याय क्या है? बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, सबसे बड़ा न्याय वही है जो समय के साथ भी सही ठहरे। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। संदूक चमका, उसमें से एक स्वर्ण पत्र निकला। लिखा था, आपने सातों रहस्य हल कर लिए, अब आप योग्य हैं स्वर्ण पुरस्कार के लिए। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। बीरबल की नजर उसी विदेशी पर पड़ी। वो चुपचाप दरबार से निकलने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे रोको। अकबर चौंक गए। क्यों बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये विदेशी नहीं, जोधपुर का जासूस है। उसने हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे फैसले, सब कुछ चुपचाप सुनकर अपने राजा तक पहुंचाने की साजिश रची थी। अकबर अवाक रह गए। पर सबूत? बीरबल ने संदूक की तह से एक गुप्त खांचा निकाला। उसमें छुपा था आवाज रिकॉर्ड करने वाला पत्थर। उस जमाने में ये एक दुर्लभ खुफिया उपकरण था। अकबर क्रोधित हो उठे, ये तो धोखा है। बीरबल बोले, हां महाराज, सात रहस्य असल में एक गहरा जाल था, हमारे सोच को समझने, हमारे राजा की नीति को चुराने का तरीका। अकबर बोले, और अब? बीरबल मुस्कुराए, अब इस संदूक को हम लौटाएंगे, उसमें हमारा आठवां जवाब डालकर, जहां बुद्धि, सच्चाई और चौकसी एक साथ हो, वहां कोई भी दुश्मन सफल नहीं हो सकता। अकबर ने सबके सामने घोषणा की, इस दरबार का सबसे बड़ा रहस्य है बीरबल, जो हर चाल को मात दे सकता है। दरबार बीरबल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सीख, हर रहस्य केवल बुद्धि से नहीं, दिल, अनुभव और सजगता से सुलझता है। और सबसे बड़ा न्याय वही है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बने।